अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अपडेट्स के साथ इसरार अहमद कसान एक बार फिर आपके साथ। और आज जो हम तीन चार चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाटा में क्या सूरत हाल है। आपको मालूम है कि खैबर एजेंसी में ऑपरेशन चल रहा है, उसकी लेटेस्ट डिटेल्स क्या हैं और आज के दिन क्या क्या कार्रवाई हुई है उसकी भी अपडेट्स लेंगे। साथ साथ आपको मालूम है कि रिचर्ड बाउचर साहब पाकिस्तान में हैं और उनका दौरा किस तरह जा रहा है और उनके दौरे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इसका भी तज्जिया करेंगे। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो आपको मालूम है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, आपको याद है कि श्राइन का जो एक मसला हुआ था और जो ज़मीन उनको दे दी गई थी, उसके ऊपर जब विड्रॉल का डिसीजन आया तो उधर हमने देखा कि बीजेपी ने इस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो है वो खासा शोर होगा करना शुरू कर दिया है और उसको जो वहाँ पे मकामी इंतज़ामिया है उसको पूरा आज़ादी के साथ अपना काम करने दे रही है। तो हम देखना ये चाहेंगे कि जब कश्मीरियों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था तो उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया था, जबकि बीजेपी को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जा रहा है। साथ साथ हम देखेंगे कि एनर्जी का भी इशू जो है वो किस तरफ जा रहा है, एक क्राइसिस सिचुएशन सी नज़र आती है। और सीएनजी का भी आपने देखा कि कल का जो मामला हुआ था, प्राइसेस का जो एक कन्फ्यूजन हुआ था, उस पर भी हम थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे आखिर में इस प्रोग्राम के और देखेंगे कि इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं। और इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक तो चीज़ ये बताइएगा कि फाटा की हम अभी अपडेट्स लेते हैं, जो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन या जिसको आप एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन कह सकते हैं, वो वहाँ पे शुरू हुआ है। इसमें और रिचर्ड बाउचर साहब के दौरे में कोई टाइमिंग, कोई लिंकेज, कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र आती है? हाँ, मेरे ख्याल में ये बात कहना बजा है कि जब भी किसी अमेरिकन डिग्नेटरी का पाकिस्तान में विज़िट होता है तो उस वक्त एक गैर मामूली एक्टिविटी इस पूरे एरिया में हमें नज़र आती है। तो इस लिहाज से एक हद तक लिंक है भी, लेकिन मेरे ख्याल में सूरत हाल जो है वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बुनियादी तौर पर फ्रंटियर में गवर्नमेंट की पिछली 8-10 साल पॉलिसी के नतीजे में ऐसे सीरियस ख़तरात जो हैं उन्होंने जन्म लिया है कि मैं समझता हूँ कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी उन पर कंसर्न हुए बगैर नहीं रह सकता। और उन मसाइल को हल करना जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी जो है ये अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स, अमेरिकन प्रायोरिटीज़, अमेरिकन पॉलिसीज़ उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस सारे इशू के बारे में एक अपना नेशनल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हमारा जो नेशनल फ्रेमवर्क है या होगा वो इंस्टॉल भी हो सकेगा कि नहीं? क्योंकि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस गवर्नमेंट ने लोगों के साथ बात करनी शुरू की और जब बात करनी शुरू की तो अमेरिका में अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई। अभी आज भी रिचर्ड बाउचर साहब की स्टेटमेंट है कि जनाब आप तालिबान के साथ गुफ्तगू ना करें, बैतुल्लाह मसूद के साथ गुफ्तगू ना करें, आप दूसरे लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन बात तो यह है कि जो असल में फ्री कैन है, अगर उनके साथ आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप कैसे बढ़ेंगे? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है वो तो इंस्टॉल ही नहीं हो पाता। बिल्कुल, आपने ये जो डायलेमा है ये बड़ा सही बयान किया है। मैं समझता हूँ कि दो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क जो हैं वो मौजूद हैं। अमेरिका की एक पॉलिसी है जिसमें वार अगेंस्ट टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री डायमेंशन जो है वो बहुत अहम है, जबकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी ऑफ वार अगेंस्ट टेररिज्म ख़ास तौर पे नई हुकूमत के आने के बाद से उसके अंदर मिलिट्री डायमेंशन उतनी अहम नहीं है जितनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायमेंशन अहम है। मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी वजह हमारी पॉलिसी की फेल्योर की ये रही है कि हम इन दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के दरमियान फंसे रहे हैं। ना तो मिलिट्री पॉलिसी जो है उसको फेथफुली इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है और ना पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो उसको स्टेडफास्टली, इंटेलिजेंटली, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है। लेकिन हमें ये जो चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको डेफिनेटली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अमेरिका में भी अगर देखें तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है
ठीक। अगर बुश एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है तो ये गालबन बिल्कुल फेयर ऑब्जर्वेशन होगी कि ये उनकी पॉलिसीज़ जो है उसमें भी एक चेंज आने वाली है। तो उससे कतई नज़र हमें अपने मफादात को देखना है, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो मफाद है उसमें मिलिट्री डायमेंशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पूरे इस रीजन की, जबकि पाकिस्तानी पॉलिसी जो है उसको अपनी प्रायोरिटीज़ के तहत होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमें मुकम्मल तौर पर अमेरिकन जो डिक्टेट्स हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन एक फाइन बैलेंस जिसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो हमारे अपने मफादात। और क्या जो हमारी पॉलिसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन वेरी करनी चाहिए या हमें एक कांस्टेंट पॉलिसी रखनी चाहिए? फॉर एग्जांपल जिस आपने कहा कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, और लेम डक का मतलब ये भी मैं ज़रा बता दूं कि ऐसी बतख के जो अंडे ना दे सकती हो, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ। तो अब इस एडमिनिस्ट्रेशन से अंडों की एक्सपेक्टेशन लगाना या इनसे कुछ हसूल का कोई उम्मीद रखना, वो मेरा ख्याल है कि शायद गलत होगा। हमें अपनी पॉलिसी क्या आप समझते हैं कि हमें बिल्कुल कांस्टेंट रखनी चाहिए? लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं। हमारे साथ हमारे फाटा से नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये जरा बताइएगा कि आज फाटा का जो ऑपरेशन चल रहा है खैबर एजेंसी में, उसकी क्या सूरत हाल है, आज की क्या डेवलपमेंट्स हैं? सर साहब, ये खैबर एजेंसी की तहसील बारा में आज 5वें रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना अस्कर पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान तकरीबन 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 11 वो मुबैना हुर्रियत पसंद भी है, अस्कर पसंद भी शामिल है। इनके कब्जे से असला भी बरामद कर लिया गया है और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर भी 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजमूई तौर पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इंतजामिया के कंट्रोल में है और किसी जगह से भी नाखुशगवार वाक़ई की इत्तला नहीं मिली। और ये भी बताइएगा कि आज की जो मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिविटी हम देख रहे थे कि बड़ी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, इज दैट राइट? क्या ये सही बात है? बिल्कुल, आज मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहा। बाजार कुछ वक्त के लिए कर्फ्यू उसमें लगा दिया गया था, बाद में इसमें नरमी कर दी गई और हालात मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मिलिटेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पेशावर को ले जाएंगे और उड़ा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कहां पे चले गए हैं? इस तरह पेशावर को खतरा तीन तरफ से वो हुकूमत की जानिब से ये इशारे मिले थे कि तीन तरफ से पेशावर को खतरा, एक तो दरा दमखेल की जानिब से था जो कुहात की वो तालिबानी, दूसरी तरफ मेहमद एजेंसी का जो शबकदर का इलाका है उस साइड से उनकी मूवमेंट आ रही थी। ये तीसरा जो रास्ता था ये खैबर एजेंसी की तरफ था। खैबर एजेंसी में इस तरह तालिबान की कोई हुकूमत वो चैलेंज नहीं थी, तंजीम नहीं थी। इधर मकामी सतह पर एक तंजीम थी लश्कर इस्लाम, तो हुकूमत को इसकी सरगर्मियों पर एतराजात थे और कुछ अर्सा कबल तकरीबन 16 बंदे ईसाई जो थे कम्युनिटी के थे उनको उठाया गया था, जिस पर लश्कर इस्लाम ने माफी भी मांग ली, लेकिन हुकूमत का इसरार था कि ये उनकी रट को चैलेंज कर दिया गया है और ये 16 अफराद पेशावर से वो दिन दहाड़े हुआ कर दिए गए हैं। तो इस वजह से ये बाहर में ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो अभी आपकी इतलात क्या है कि क्या ये ऑपरेशन जो है, चूंकि आप कह रहे हैं कि हर जगह पे अमन है, तो क्या ये खत्म हो जाएगा? अब बुनियादी तौर पर मेरा जो अपना नजरिया और ख्याल है, ये ऑपरेशन जो है ये बारा तहसील में उस इलाके में हुआ है जहां हुकूमत की वो काबिल रसाई इलाका है और अमलदारी को इतना ज्यादा खतरा नहीं था और ये मतलब उन्होंने कायम कर दिया हुकूमत ने। लेकिन जो दूसरा इलाका है बारा सब डिवीजन का दूरअफ्तादा इलाका है तिरा, उधर ये लश्कर इस्लाम है और इसका एक मुखालिफ तंजीम है अंसारुल इस्लाम। इनके दरमियान गुज़श्ता 12-13 रोज से शदीद लड़ाई जारी है और इसमें भारी हथियारों का ज़िदाना इस्तेमाल हो रहा है और इसमें अब तक ये ताज़ा 12-13 दिन में तकरीबन 60 अफराद हलाक हो चुके हैं। तो उस तरफ से आज हुकाम ने पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी ने बताया कि उधर एक जरगा भेजा गया है और ये सूरत हाल भी आइंदा चंद रोज में ठीक हो जाएगी। तो अभी जो जरगा है, आप कह रहे हैं कि जरगे के जरिए वहां पे मामला ठीक होंगे, तो इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि क्या ऑपरेशन जो है वो अपने मकासद पूरे कर चुका है? एक तरफ से लश्कर इस्लाम पर हुकूमत की जानिब से हुकूमत की ज़राए के मुताबिक एक तरह का दबाव आया है और वो अब आसानी से मुज़ाकरात के लिए वो मान लेगा, लेकिन ये दो तरह की बातें थी। एक तो ये हुकूमत की अमलदारी की बात थी,
के गिरदोनवा में जो पेशावर के करीब था, हुकूमत का ये इतराज था कि लश्कर इस्लाम की सरगर्मियां है वो हुकूमत की अमलदारी चैलेंज के मुतरादे थे। लेकिन 12 सब डिवीजन का दूसरा और सबसे अहम मसला है वो उन दोनों तंजीमों के दरमियान जारी लड़ाई है जो मजमूई तौर पर, और ये 2006 में शुरू हुई थी जून में, और अब तक मजमूई तौर पर 400 अफराद इसमें जान बहक हो चुके हैं। तो हुकूमत ये जरगा भेज दिया है और इसमें कुछ मुतालिबात जरगा मेंबरान को पेश कर दिए हैं। ताहम हुकाम ये बताने से कासिर है कि इसमें वो तिरा की लड़ाई रोकने के लिए जरगा गया है या इधर हुकूमत की अमलदारी कायम करने के लिए लश्कर इस्लाम को कहा जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि असल मामला जो गड़बड़ हो रही है वो वादी तिरा में है। बिल्कुल असल मामला, और जो बुनियादी बात खबर एजेंसी से शुरू हुई है वो इन दोनों तंजीमों के दरमियान है, और जिस पर मकामी लोगों को खासी तशवीश है, और दोनों जानिब से जो बंदे मर रहे हैं वो अफरीदी ही कबीले के से ताल्लुक रखते हैं, और ये इस तरह सेक्टेरियन भी नहीं है, लेकिन एक नजरियाती इख्तिलाफ इसमें पैदा हो गया है, और साबका जो हुकूमतें हैं उनकी वो नाअहली की वजह से ये मसला इस नच पर पहुंच गया है कि इसमें अब तक 400 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। चलें, अल्लाह करे कि मामला ठीक हो। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब हमारे नुमाइंदे PTV के हमें बता रहे थे कि वहाँ पे आज क्या क्या डिटेल्स थी और किस तरह जो ऑपरेशन है वो अभी तक चल रहा है, और यही पता चला कि वहाँ पे अमन और सुकून थोड़ा बहुत वापस आया है, नॉर्मल सी है। और देखते हैं कि जिरगा जो गया है वो वादी तिराह से क्या खबर लेके आता है। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर ताहिर अमीन साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्लीज़ सिट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है फाटा की और रिचर्ड बाउचर साहब के दौरे के हवाले से, और वॉर ऑन टेरर बेसिकली हम डिस्कस भी साथ साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो मैंने आपसे बात की कि हमारी जो पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। यानी अभी जो आपके नुमाइंदे ने बताया और जो बज़ाहिर तासुर मिलता है कि जी मामलात बिल्कुल कंट्रोल में आ गए और वो सारा सिलसिला, लेकिन अगर आप ये इसकी तह में जाएं तो ये मसले का हल नहीं है, और मसले का ये एक फौरी, यानी आप समझें कि आपने गोया मरीज़ को एक एस्प्रिन दे दी, लेकिन एक्चुअली तो लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इन सब स्ट्रेटजीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। मसलन आप ये देखें कि एक सबसे अहम डायमेंशन जो है वो इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है कि आपकी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हों कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट रेस्टोर होना चाहिए, मिलिटेंसी जो है उसको एलिमिनेट करने पे इत्तेफाक होना चाहिए, और सब पार्टीज़ जो हैं उनको ये सपोर्टिव होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस सिलसिले में अभी तक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हिकमत और दानाई से नहीं काम लिया गया, कि आपने एक कंसेंसस नहीं पैदा किया मुख्तलिफ कोलिशन पार्टनर्स के। तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में गुंजाइश बनती है एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम पार्टीज़ शामिल हों और उसमें ये मामला जो है वो डिटेल्स में जाके, निटी ग्रिटी में जाके डिस्कस हो, और उसमें फिर कंसेंसस बिल्ड किया जाए और फिर एक और पार्लियामेंट में भी लाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक नेशनल कंसेंसस इवाल्व करें वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पे, इसलिए कि अब ये इतना संगीन मसला हो गया है कि ये अब हमारा मसला भी है, इसको हल करना चाहिए, इसको टैकल करना चाहिए, वरना दुनिया में हमारी पाकिस्तान की साख नहीं रहेगी। और सेकंड जो इसकी बहुत अहम डायमेंशन है वो इकोनॉमिक डायमेंशन है। मेरे ख्याल में ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वो 1947 से एक तरह से ऑटोनमस और एक तरह से बैकवर्ड और एक तरह से वहाँ जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो लार्जली नेग्लेक्टेड रही है और पॉलिटिकल डायमेंशन भी नेग्लेक्टेड रही। मैं समझता हूँ कि ये मौका है एक लिहाज से कि ये क्राइसिस में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली ये इलाके जो हैं इनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना चाहिए। हॉस्पिटल्स बनाएं, सड़कें बनाएं, तालीम आम करें, कॉलेजेस बनाएं, और अमेरिकन जो हैं या वेस्टर्न पावर्स जो हैं उनको भी आमादा किया जाए कि वो इन इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स उन्होंने बड़ी दी थी, आरओजीज बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम मेरे ख्याल में करेंगे। पाकिस्तान की अपना सबसे पहला कंसेंसस जो है पॉलिसी पर वो हमारा अपना होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स हमारे होने चाहिए, और हमें लीड करना चाहिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि वो हमारे फ्रेमवर्क के मुताबिक चीज़ों को देखना करें। मैं एक चीज़ देख रहा था डॉक्टर साहब, आज वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसमें एक खबर थी, यूएस डेथ्स राइज इन अफगानिस्तान। अब वो कह रहे हैं कि जून वाज द डेडलीस्ट मंथ
for US troops in Afghanistan since the war there began in late 2001. As resilient and emboldened insurgents have stepped up attacks in an effort to gain control of the embattled country. अच्छा, अब एक तो ये वो बता रहे हैं कि इस महीने जो जून का था 28 US सोल्जर्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई है. आगे जाके वो कह रहे हैं कि the officials and the experts said that spike in troop deaths should not be the only measure of the growing conflict in Afghanistan, but they acknowledged that the Taliban's persistent attacks on military units and civilians have frustrated US and international efforts to help the Afghan government secure the country. अब ये जो एक चीज़ है, इसी में वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि violence in rural areas controlled by the Taliban and in eastern provinces along the border with Pakistan has increased in recent weeks as insurgents have begun using more makeshift bombs. ये देखिएगा, using more makeshift bombs, borrowing a tactic honed by insurgents in Iraq. According to top US commanders, the number of violent incidents has risen nearly 40% during the first half of 2008 compared with the last year. अब क्या ये जो सिचुएशन है इसमें has Afghanistan something to do with it? देखिए, इसमें बेसिकली जो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देना मुनासिब नहीं है और ना ऑब्जेक्टिवली ये बात दुरुस्त है. हकीकत तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हामिद करज़ई रजीम की अपनी फेल्योर ये है कि वो वहाँ के जो पश्तून ट्राइब्स हैं उनको साथ कोऑप्ट नहीं कर सके हैं और ये बुनियादी वजह है. मैं समझता हूँ कि 80% मसला जो है वो लाया करता है विद इन अफ़गानिस्तान, जहाँ पावर शेयरिंग मैकेनिज़्म जो हैं वो फुल्ली वहाँ की जो पश्तून कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट करने में कामयाब नहीं हो सके. और लाजमन चूँकि पश्तून बेल्ट जो है वो ट्रांस बॉर्डर है और वो पाकिस्तान में भी स्पिल ओवर करती है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी है. लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो प्रोपोर्शन है, ये कहना कि सारा का सारा पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज से आ रहा है और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज की वजह से ऐसा है, ये सही नहीं है. लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इस चीज़ को बाय नहीं करते. वो ये कहते हैं कि सारा मामला ही जो है वो यहाँ से हो रहा है और ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है और परसेप्शन गैप है, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? क्योंकि अमेरिकन हमारी परसेप्शंस को नहीं लेते हैं, वो उनकी अपनी CIA की जो मेरा ख्याल है कोई फाइंडिंग्स होती हैं या जो वो ड्रोन्स के जरिए ऊपर से आके कैलकुलेट करते हैं, वो उसको ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं. हाँ, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अमेरिकन के साथ भी. अगर हम ये सिंपल, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अनासर या एलिमेंट्स कहते हैं कि जी आप सिंपली नज़रअंदाज कर दें अमेरिकन, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि बहरहाल उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो पूरी तरह से इस इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ प्रायोरिटीज़, कुछ चीज़ें हैं. लेकिन इस सारी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इसका लॉन्ग टर्म हल जो है वो पॉलिटिकल है, दोनों जगह, अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी. हामिद करज़ई रजीम को भी इवेंचुअली उन्हें भी इसी किस्म के पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ करना पड़ेंगे, जिस किस्म के पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट. स्ट्रेटजी कौन सी ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं. पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मींस कंसल्टेशंस, डायलॉग, डिबेट, आप लोगों के साथ जाके डायलॉग करते हैं. दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, आप जिस तरह मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, वो आप करते हैं. मिक्स ऑफ बोथ या अलग-अलग एक? मेरे ख्याल में है तो ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. कॉम्बिनेशन इस सेंस में कि कुछ एलिमेंट्स यकीनन ऐसे होंगे कि जो किसी तरह से आप जो भी पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ इनके साथ करें वो शायद आपके ऑनर नहीं करेंगे. तो उस सूरत में आपको एक बड़ी जुडिशस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक डायमेंशंस, इन सब को कोऑर्डिनेट करे. और ये चैलेंज बड़ा सवियर है, यानी ये ऐसा नहीं है कि चैलेंज जो है ये कोई बड़ा शॉर्ट रन है और इसका कोई यानी कोई इसमें आप जैसे जिम्मेदारी नहीं करें. ये नहीं कि जी आपने 4 दिन ऐलान किया, 4 दिन हम ऑपरेशन, मिलिटेंट सारे जो हैं वो भाग गए, अब बज़ाहिर अमन है. तो बेसिकली आपकी गुफ्तगू से जो नुक्ता मैं समझा हूँ वो ये है कि शायद हमने अभी इस मर्ज़ की तशख़ीस सही तरह नहीं की है और जब तक ज़ाहिर है कि तशख़ीस ही नहीं होगी उस वक्त उसका इलाज कैसे मुमकिन होगा. इज़ दैट राइट? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसकी कई डायमेंशंस हैं.
एक तो डायमेंशन है जो अफ़गानिस्तान से मिलती है, एक इसकी लोकल डायमेंशन है। और लोकल डायमेंशन ये है कि ये इलाका बड़े अरसे से रेस्टिव है। तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी की मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट्स और फिर तालिबान का असर, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो गई हैं। और फिर उसके अंदर स्टेट की एजेंसीज़ की अपनी मैनिपुलेशन कि कुछ ग्रुप्स को उठा देना, कुछ ग्रुप्स को इनकरेज कर देना, फिर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एक पर्टिकुलर है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्स हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम, पहली तो बात ये है कि एक बहुत रूथलेस फेयर एनालिसिस होना चाहिए कॉजेज़ का, कि क्या कॉजेज़, और इसमें जो वैरायटी ऑफ कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी उतनी ही लॉन्ग टर्म और हिकमत वाली पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और सस्टेन्ड बेसिस पे। ये नहीं कि आज वाउचर आया है या आज अमेरिकन्स ने प्रेशर डाला है या आज ड्रोन्स आ गए हैं तो आपने कुछ पॉलिसीज़ इख्तियार कर ली, ऐसा नहीं। बल्कि मेरे ख्याल में एक बहुत सस्टेन्ड, लॉन्ग टर्म और कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन इसमें जो साथ साथ एक और चीज़ भी आती है डॉक्टर साहब, वो ये है कि कुछ लोगों का ये ख़ास तौर पर ये कहना है कि इस इलाके में अब बज़ाहिर इंटरनेशनल मैकिनेशंस हो रही हैं, बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल हैंड जो है वो नज़र आता है, उसमें हमारे हमसाया ममालिक का भी रोल है। तो इस सिचुएशन में फिर क्या किया जाए, हुकूमत इसको कैसे कन्फ्रंट करे? ये बड़ा अहम है। ये अफ़गानिस्तान का, इंडिया का और ईरान का, ये सारे ममालिक जो हैं ये इन्वॉल्व हैं इस सारे सिचुएशन में, या कम अज़ कम उनको बहुत दिलचस्पी है कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी मामलात जो है ना वो हमारे हाथ से निकले नहीं हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो संजीदगी से अपना एक फ्रेमवर्क इवाल्व करे और अपने तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इवाल्व करे, तो यकीनन ये ऐसा मामला है जो कि बड़ी आसानी से टैकल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। दरअसल मसला पता ये है कि हमारी पॉलिसीज़ अक्सर जो हैं वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, स्पेशली अमेरिकन प्रेशर की वजह से, वो ग्रेविटेट कर जाती हैं टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव्स। यानी हम अपने, जो हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी अपनी तरजीहात और ज़रूरतें हैं, उनसे हट के हम इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है उसको प्लीज़ करने के लिए या अपीज़ करने के लिए या केटर करने के लिए हम अपने फ्रेमवर्क से हट जाते हैं। उसकी वजह से मसाइल कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। बेसिकली हमें अपना जो फोकस है वो ठीक रखना चाहिए और कांस्टेंट एंगेजमेंट जो है वो वहाँ पे रखनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली, और ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आपकी अपनी पॉलिसी नहीं होगी टुवर्ड्स ट्राइबल एरियाज। अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन का वफद आया हुआ था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। उनका बुनियादी तौर पर यह कहना था, देखें जी, आप एक बात तो आप तस्लीम करेंगे कि फाटा जो है वो एक बेसिकली अनगवर्नेबल एरिया है जहाँ किसी का भी रिट नहीं है। अगर किसी का भी रिट नहीं है तो फिर सारे आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं, जो चाहें करें। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। इट इज़ ए टेरिटरी विच बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इट इज़ ए टेरिटरी जो कि जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिट रन करता है। लेकिन बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ की, उसको अमेरिकन चलने नहीं देते। पाकिस्तान एग्रीमेंट करता है, अगले दिन जो है मिसाइल अटैक हो जाएगा, एजेंसी में हो गया, ड्रोन्स आ गए, आज फिर कल फिर हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन जो हैं वो इस तरह के हालात क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें आपकी जो पॉलिटिकल पॉलिसी है कंप्रोमाइज़ की, एग्रीमेंट्स की, ऑनरिंग द एग्रीमेंट्स, उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अमेरिकन के साथ बहुत फ्रैंकली डिस्कस करने की ज़रूरत है। आज रिचर्ड बाउचर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें भी ये दोनों एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, जहाँ वो एक जाने वेलकम कर रहा है कि बड़ा अच्छा है ऑपरेशन हुआ वगैरह वगैरह, फिर साथ कहा कि हम कबायली अमायदीन के साथ बातचीत को खुश आइंद करार देते हैं। तो एक्चुअली वो जो दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं उसमें
पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कोऑर्डिनेशन बिल्ड करे कि जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट से बड़ी हार्ड हेडेड निगोशिएशंस करे कि गिव अस सम टाइम, वक्त दें हमें ताकि हम अपने मामलात को सीधा कर सकें। तो इससे अगर वो हमें वक्त नहीं देते हैं, हमारी सेंसिटिविटीज़ को वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं और कहते ये हैं कि वॉर एंड टेरर जो है वो हो रही है, लेकिन साथ साथ वो खुदा न खास्ता जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो तमाम तर सिचुएशन है उसको ख़राब करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि इसमें अमेरिकन कुछ और डिज़ाइंस भी रखते होंगे, तो फिर इशारा तो उस तरफ चला जाता है। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन्स जो हैं, हमने मसलन एक बहुत अहम इनका डेलीगेशन आया था, तो उनमें हम जो लीडिंग एनालिस्ट थे हमने उनसे पूछा कि आपका पाकिस्तान के बारे में क्या तस्वुर है। तो उन्होंने बड़ी यानी जो बात की वो बड़ी रिवीलिंग की। उन्होंने कहा जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना, तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर फ़ौज का नज़र आता है और हम ये चाहेंगे कि फ़ौज जो है पाकिस्तान की वो पॉलिसीज़ जो हैं उनको चलाए और पॉलिटिशियंस जो हैं जो कि इलेक्शंस के नतीजे में आए हैं वो एज ए जूनियर पार्टनर एक्ट करें। आप ये देखिए, बड़ा ख़तरनाक तासुर है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक मैंडेट, डेमोक्रेसी वो मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट करते हैं। तो हमारा ये कहना था कि जनाब, मेरा नुक्ता नज़र ये था और ये गुफ्तगू में बहुत पुरजोर तरीके से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने पेश भी किया कि जनाब आप सारी दुनिया में जमहूरियत की प्रमोशन की बात करते हैं, यहाँ एक मुल्क है जहाँ इलेक्शंस हुए हैं और जहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस ने इन सम सेंस बहुत सारी मिथ्स को डिमोलिश किया कि पाकिस्तान इज़ ए फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डॉग्स, वो सारी यानी मैं समझता हूँ दे हैव ऑल बीन बर्ड। लेकिन बदकिस्मती से, और आज रिचर्ड बाउचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात भी सहाफ़ियों ने किए कि क्या आप अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। मैं समझता हूँ उसके पीछे वो जो है ना तसव्वुर कि पाकिस्तान में मिलिट्री इज़ ऑल पावरफुल और जो सियासतदान हैं या सियासी फोर्सेस हैं ठीक हैं, वो भी अहम हैं, लेकिन उनको पेरिफेरल रोल अदा करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है या पीपल्स पार्टी की या कोलिशन की जो गवर्नमेंट है अभी तक पॉलिसीज़ के बारे में यकसू नहीं हो सकी। पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? शुड दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स एन अमेरिकन फ्रेमवर्क और शुड दे हैव अपना एक कौमी वकार, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी और आपका अपना एक पर्सपेक्टिव चीज़ों के ऊपर उसको प्रीडोमिनेंट होना चाहिए। ये इतना अहम सवाल है कि आप ये समझें कि इस वक्त मुल्क जो है ना वो क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। तो क्या आप बेसिकली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपना जो अलायंस विद द यूएस है स्पेशली उसको रीडिफाइन करना चाहिए, उसकी तमाम डिटेल्स में जाके उसके तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए और फिर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द पाकिस्तानी पीपल हो और उसमें ख़ास तौर पे एक पाकिस्तानियत नज़र आए, ना कि उसमें कोई असर ऐसा हो कि जो यूरोप का हो या अमेरिका का हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रीडेफिनेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल टाइम है कि हमें अपनी जो अमेरिका के साथ पूरा ताल्लुकात का वो जो एक गैमेट है उसको अब रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। आप उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स इवैल्यूएट करें, हमें क्या मिला, उन्हें क्या मिला, हमें तो हमारे बैलेंस शीट हम बनाते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमारे तो जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रा कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, जी, तो डू वी हैव एन ऑप्शन टू लीव दिस अलायंस? मेरे ख्याल में देखें, बहुत ड्रास्टिक और रेडिकल चेंजेस जो है ना फॉरेन पॉलिसी में वो ना आती हैं और ना आनी चाहिए, वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन चेंजेस जो हैं वो स्लो होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं, कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स। आप पॉलिसी जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता रीएडजस्ट करते जाते हैं। तो यही यहाँ भी ज़रूरत है
अमेरिकन्स जो हैं जब उनके नेशनल इंटरेस्ट या उनका तकाजा होता है तो वो बड़ी तेजी से, मसलन आप देखिए इंडो यूएस ऐसे यू टर्न लेते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये जो है इसी तरह से पाकिस्तान में दरअसल बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो कि बड़ा एक कन्विक्शन रखती हो। पाकिस्तान देखें दुनिया में छोटा मुल्क नहीं है, ना आबादी के लिहाज से ना ताकत के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के जी बिल्कुल लोकेशन के एतबार से पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो भी क़यादत आती है वो समझती है कि वी आर अ वेरी वीक कंट्री, वी आर अ वेरी स्मॉल कंट्री, हम तो बड़े बेबस से लोग हैं। तो ये इससे नुकसान ये होता है। एक बड़ी अच्छी किताब पिछले दिनों मतलब कुछ अर्सा पहले आई थी स्टीव कॉल की, अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ CIA's इन्वॉल्वमेंट घोस्ट वॉर। उसके अंदर जो एक बात बड़ी अहम बात है जो मैं समझता हूँ कि ज़िया दौर से मुताल्लिक है, लेकिन अहम ज़िया दौर के में जब अमेरिकन्स ने अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन का इरादा किया तो उसने सिर्फ एक बात उनसे कही कि ठीक है आपका बड़ा प्लान है रशियंस को कॉम्बैट करने का, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, जो कुछ भी आप करेंगे वाया पाकिस्तान करेंगे, यानी पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट जाके तो अफ़गानिस्तान में आप इन्वॉल्व हो जाएं या करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ वो रेड लाइन अब भी ड्रॉ करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा नुकसान पिछले 8-10 साल में ख़ास तौर पे 9/11 के बाद से हुआ है वो ये है कि हमने वो रेड लाइन ड्रॉ नहीं की अमेरिकन्स के लिए कि वी आर फ्रेंड्स लेकिन देयर आर लिमिट्स टू फ्रेंडशिप। बिल्कुल ठीक है, एक लाइन से आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे और ये इससे अंदर अंदर रहते हुए हम आपके साथ एंगेज करने के लिए तैयार हैं। कि वो जो कहते हैं ना कि आपकी आज़ादी की हद वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि वो हमने जो लिमिट है अमेरिकन्स के रोल के हवाले से आपने वो स्टीव कोल की बात की, मुझे वो विलियम ब्लम की एक बुक है किलिंग होप, वो मुझे याद आ रही है। उसमें भी इसी तरह की जो हिपोक्रेसीज हैं, इस तरह की जो डुप्लिसिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये देखें, एक डिबेट ये भी है डॉक्टर साहब कि अमेरिकन्स का जो रोल है उसको देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि रियल सेंस में आर दे एलाइज टू पाकिस्तान और दे फोर्स? देखिए पाकिस्तान के बारे में उनके बहुत ज़्यादा खदशात हैं और पाकिस्तान के बारे में अब चंद दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बाकायदा रिपोर्ट शाये हुई है कि इवन उन्होंने हमले का प्लान बना लिया था जो कि उन्होंने ऑन होल्ड रखा क्योंकि बाद में दूसरे अवामिल की वजह से वाशिंगटन के अंदर जो इंटरनल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो शॉर्ट टर्म है, ट्रांजिएंट है और ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है। यूनिफोकस है, एक इशू के ऊपर उनका फोकस है और इसके अलावा उनका कोई लॉन्ग टर्म हमारे साथ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो किसी वक्त भी कोई ऐसे ड्रास्टिक इक़दाम कर सकते हैं जिनसे पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े ख़तरात से दो-चार हो सकता है। तो मैं रैशनली समझता हूँ कि उन ख़तरात को वार्ड ऑफ करने के लिए भी हमें किसी भी ड्रास्टिक इक़दाम से बचना चाहिए। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबगिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कोई रैशनल डिसीजन मेकर जो है उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यानी आप एक रेकलेस नहीं पॉलिसी इख्तियार कर सकते। पॉलिसी हैज़ टू रियलिस्टिक और नेशनलिस्टिक, रियलिस्टिक लेकिन अपने तरजीहात और अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनका सही डिटर्मिनेशन कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ है, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, दैट इज द जी। और हम उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं और मे बी अगर हम 100% नहीं हासिल कर सकते 80%, 70%, 60% इवन, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना जी। हम सॉवरेनिटी जो है हम बात तो करते हैं सॉवरेनिटी की वगैरह, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर आप ये देखें एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं रही बिकॉज इट इज़ ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड।
और कंस्ट्रेंट्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। उन कंस्ट्रेंट्स और डिफ़िकल्टीज़ में जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सेंस ऑफ बैलेंस की है कि आप अपनी मुश्किलात को और दूसरों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा रास्ता चाक आउट करें जो प्रैक्टिकेबल हो, बिल्कुल फीजिबल हो। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ, नाज़रीन हमने कश्मीर के हवाले से भी बात करनी है और हम कोशिश करेंगे कि मीर वाइज उमर फारूक साहब से हमारी बात हो जाए या यासीन मलिक साहब से बात हो और हम देखें कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में जो मामला वहाँ पे चल रहे थे श्राइन बोर्ड के हवाले से, वहाँ पे आज बीजेपी ने बड़े मुजाहरे किए हैं, कल भी मुजाहरे किए हैं और उनको उन्होंने पूरा फ्री हैंड दिया है। डॉक्टर साहब, ये श्राइन बोर्ड के हवाले से वहाँ पे एक अजीब सी हम देख रहे हैं इंडियन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पहले उन्होंने, हालांकि नॉर्मली ये तयशुदा बात है कि किसी को आप ज़मीन वहाँ की नहीं देंगे, उन्होंने वो दी, फिर उसको विड्रॉ किया और अब बीजेपी को फ़ौरन उन्होंने फ्री हैंड दे दिया कि जी आप जो चाहें करें और उनके खिलाफ मुजाहरे करें। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? इंडियन गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में एक हार्ड लाइन एटीट्यूड डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर इशू के बारे में। वो जो डिस्पाइट आवर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो हुआ है ना वो ये हुआ है कि ये जो हमने बगैर सोचे समझे कंसेशन देना शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कराची में वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ख़ुसूसन जो 5 जो अशिया हैं, जैसे आटा है, जैसे घी है, जैसे चीनी है, जैसे चावल है, जैसे दालें हैं, इनकी अवेलेबिलिटी वहाँ होने चाहिए ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसको अवेलेबिलिटी हो, ताकि जब वो जाए उनको वो फौरी तौर पर उनको वो चीज़ मुहैया हो जाए। उस पर ख़ुसूसन उस क्लास के लोगों को जाना चाहिए और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखा ये गया है कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और उस पर वो लोग ले जाते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। यहाँ अभी थरकोल की बात हुई थी, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान के लिए। अगर थरकोल जो पता नहीं कितने अरसे आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान आज तक उस पर काम नहीं हुआ, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का झगड़ा, कभी फेडरल गवर्नमेंट का झगड़ा, इस दफ़ा हमने उस झगड़े को रिजॉल्व कर दिया है और इंशाल्लाह जो थरकोल यहाँ होगा तो आपकी परमानेंट जो होगा, ये जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है वो पाकिस्तान जो है हमेशा हमेशा के लिए उससे उनका छुटकारा हासिल होगा और कोई उस पे जो ये प्रोजेक्ट होगा उस पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और ये एक सूबे के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। मैंने यहाँ जो मैंने देखा, यहाँ अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की और यहाँ बाकी भी आज मैं जितने कल और आज मिलता रहा तो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, और वो जो प्रोग्राम है अबाउट 25 to 30% of the population of the whole country is suffering from this disease, and even the third world countries are suffering from this disease. I have initiated this program, or this program has been incorporated in the Charter of the United Nations, and they have also supported this program, and rather they have said that you should champion this program in the whole world, and the whole world want to support us. Inshallah, we'll be working on this, the Prime Minister's Initiative Program for Hepatitis. जो इस वक्त दुनिया में ऑयल प्राइसेस का बहुत बड़ा बहरान हुआ है, वहाँ बढ़ गई हैं और फूड कमोडिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो हिट हुए हैं। हाँ, वो इंडिया है, वो बांग्लादेश है, वो श्रीलंका है, वो फ्रांस है, वो लंदन है या कहीं भी है, और वहाँ राइट्स हो रहे हैं और वहाँ लोग सड़कों पे निकल आए हैं, और वही पोजीशन हमारी है। हम सब्सिडी देकर 1.2 बिलियन, 1 अरब से ज़ायद हम सब्सिडी हर दिन के लिए दे रहे हैं, और जब तक ये कंज्यूमर को पास नहीं होगी उस वक्त तक ये हमें फाइनेंस करने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं है। फॉर द गुड गवर्नेंस
you have to pass on to the consumer, or this is a reality. This is not only confined to Pakistan, it is all over, it's global, and it's a universal fact, and every country has been hit, whether it is a small or big, except those who have got oil. तो जो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अगर ऑयल के वो इतने वसाइल अभी नहीं हैं, मगर हमारे पास ज़राअत है, और मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ये कहूँगा, और फेडरल गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी नंबर 1 जो दे रही है, दैट इज़ एन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को अगर आप कामयाब करते हैं, दैट इज़ एज गुड एज ऑयल, और उस पर हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और उसके लिए भी मैंने प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन, उस पर हमने काम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उस पर आपको भी हिस्सा मिलेगा, सूबा सिंध को भी हिस्सा मिलेगा, और वो भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ बात हुई लॉ एंड ऑर्डर की। मैं आपसे अपील करूंगा तमाम एमपीएस से, मैं अपील करूंगा तमाम एमएनए से, मैं अपील करूंगा सेनेटर से, मैं अपील करूंगा मिनिस्टर से। ये उनकी, अगर आपने वोट हासिल किए हैं तो लोगों ने आप पर एतमाद किया है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मंशूर पर एतमाद किया है, और आप कामयाब हुए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी में है कि एक एमपीए या एक सूबाई वज़ीर या एक फेडरल मिनिस्टर अपने हलके को, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निकाल ले और कामयाब हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ डूइंग फेवर टू द ह्यूमैनिटी, टू द वर्ल्ड, कि चूँकि वो जिम्मेदारी है। और ये कासिर है हमसे ये कहने से कि एक एमपी एक हलके को अगर नहीं संभाल सकता, तो फिर आप खुद सोचें हाउ ही डिज़र्व टू बी एमपी है। कि अगर एक वज़ीर अपने एक ज़िले को नहीं संभाल सकता, हाउ ही क्वालिफाइज टू बी अ मिनिस्टर। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, अगर आप चाहते हैं मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, अगर आप चाहते हैं कि इसमें गुर्बत को ख़त्म करें, रोटी कपड़ा मकान का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने स्लोगन दिया था, उसको अगर आप कामयाब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें, so that there should be more foreign investment in Pakistan, and if there is investment in Pakistan, there will be more industry and and you will get more jobs in the country, and that can only be ensured through peace and through the control of the law and order situation. यहाँ एक जो सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली का। यहाँ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 94 में आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का जब उन्होंने इजरा किया, तो हमारी गवर्नमेंट पर बहुत तनकीद हुई, क्रिटिसाइज़ हुई, और बहुत से हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगे, और हुकूमत गिरने की सबसे वजह भी वही बनी। मगर मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त हम ये पावर प्लांट्स ना लगाते, तो आज भी वुड हैव बीन लिविंग इन द स्टोन एजेस। तो इसलिए मैं जब जेल में था, तो मैंने टीवी पे ख़बर सुनी कि पाकिस्तान जो है वो बिजली बेचना चाहता है हिंदुस्तान को। ये तो शुक्र है कि वो मुआहदा नहीं हुआ, वरना आप देखते कि यहाँ जो लोड शेडिंग का क्या हाल होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए ऑन वॉर फुटिंग हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द विद इन फ्यू डेज when new power policy will be introduced, or we'll call the foreign investors कि वो आएं, and they are ready to invest in Pakistan in the power sector, and that would be a boom for the country. और हमें इंशाल्लाह I assure you within a year or two ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और बात कर रहे थे
बिजली के हवाले से, एनर्जी के हवाले से। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर ताहिर अमीन साहब का कि जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से हमें थोड़ा सा अपडेट किया। और यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ उसी एनर्जी के हवाले से एक एक्सपर्ट को, जनाब हाफिज़ नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहिबा के 2 दफ़ा एडवाइज़र रहे हैं। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने सुना और उन्होंने फरमाया कि बिजली का बहरान वाक़तन ऐसा है जिसके लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ेगी, और उन्होंने कहा कि एक पावर पॉलिसी जो है हम देने जा रहे हैं। आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जिससे आवाम की जो तवक्कुआत हैं एनर्जी के हवाले से ख़ास तौर पर, वो कैसे पूरी की जा सकती है? एनर्जी का जो ये क्राइसिस शुरू हुआ है, इसकी अगर हम बैकग्राउंड में ना जाएं और इसका डीपली हम तज्जिया ना करें तो मेरा ख्याल है ना हम आवाम को कोई सही सूरत हाल बता सकते हैं और ना ही आगे बेहतर तरीके से उसके लिए कोई अच्छे तरीके से हम कोई ऐसी तजावीज़ कर सकते हैं जिसके से गवर्नमेंट को या आवाम को फ़ायदा हो। ये पिछले 10 सालों से जो गवर्नमेंट की जो साबका गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसियां हैं, उन्होंने एनर्जी सेक्टर की तरफ एक तो ध्यान नहीं दिया। अगर वो सही तरीके से ध्यान देते, जितना उनको मौका मिला है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, तो पाकिस्तान में किसी को आज तक इतना नहीं मिला। पहली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसको सिर्फ 18 महीने मिले, उसके बाद जो सेकंड गवर्नमेंट आई उसको भी 3 साल मिले। लेकिन उन 3 सालों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनर्जी पॉलिसी इख्तियार की, उसके अगर आज रिज़ल्ट का तजिया किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जिन शराइत पर और जिन मतलब अच्छे तरीके से पाकिस्तान IPPs वगैरह एग्रीमेंट वो किए गए थे, आज आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इन्वेस्टर कोई आज उसके आने के लिए तैयार नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IPPs की पॉलिसी दी 94 में, तो सबसे पहले 2 चीज़ें उन पर बताई कि एक तो इसमें इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा दिया है, 5.5 सेंट या 6 सेंट। तो उसमें भी जो 5.5 सेंट या 6 सेंट दिए थे, अगर उसको हम जिस तरीके से लेवलाइज किया गया था, उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पर फर्नेस की इंपोर्ट थी जो वो हुकूमत पाकिस्तान PSO ने करनी थी, उस पर भी टैक्स बचना था। इसलिए वो 6 के बजाय तकरीबन हमें अभी जो सिचुएशन है उसमें हल क्या है? क्या IPPs हल है, या हमें तवज्जो देनी चाहिए हाइडल एनर्जी की तरफ, या हमें विंड एनर्जी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? क्या करना क्या चाहिए? जो ये विंड एनर्जी वगैरह का है ना, ये तो वैसे ही मतलब है कि जो लोग अभी तक ये प्रूव नहीं है कि इसके ज़रिए कोई किसी भी मुल्क में या किसी भी खित्ते में कब कोई मतलब है क्राइसिस को, अभी तक तो हमारे पास 3 या 4 ही ऑप्शन है। एक तो थर्मल है, हाइडल है, ये दूसरा ये है अपना जो एटॉमिक एनर्जी वाला। एटॉमिक एनर्जी वाला वैसे ही इतना महंगा है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो लंबा एक प्रोसेस है। इसी तरीके से हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, अगर आज हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट शुरू कोई भी बड़ा करते हैं 7-8 साल लग जाएंगे, तो तकरीबन किसी पर 7 साल लगेगा, किसी पर 5 साल लगेगा, किसी पर 10 साल। और वो हाइडल की जो बेसिक जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। जैसे हम एक प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर $10 बिलियन आती है खर्च, तो अगर और 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा तो वो कास्ट है तकरीबन 5-6 गुना हो जाएगी। तो वो हम अगले 20 सालों में भी उसकी तो हल IPPs है। ये तो देखिए जी, फौरी तौर पर तो जो हल है वो IPPs ही है। ठीक है। और IPPs भी बल्कि IPP से मुराद इंडिपेंडेंट पावर, और वो भी थर्मल। ये भी, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ थर्मल पर ही बेस करते रहें। ये थर्मल के लिए आप एक अच्छा ये बताएं कि जो हमारी जो हम जब छोटे होते थे तो अपने बुक्स में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ इतनी गैस है कि 200 साल तक ख़त्म नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं कि गैस जो हमारे मुल्क से निकल रही है उसको हमने लिंक कर दिया इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। ये क्यों हमने किया है? इसके भी पीछे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज, कुछ लोकल लोग हैं, उनके मफादात हैं। पहले ये CNG है, जब ये शुरू हुई थी तकरीबन कोई 9 रुपए kg शुरू हुई, फिर तकरीबन कोई 10, 11, 12 हो गई,
फिर जब इसको इंटरनेशनल के साथ लिंक किया तो फौरी तौर पे ये मतलब है कि 35 पे चली गई। क्यों किया, मुझे ये बताएं। एक चीज लोकली प्रोड्यूस हो रही है, कल को हम गंदम को भी इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक करेंगे, कल को हम आम जो खाते हैं उसको भी कह देंगे जी क्योंकि अमेरिका में ये $5 का बिकता है तो हम भी यहाँ पे $5 का। ये व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ठीक है किसाना साहब, इन्होंने सबसे फर्स्ट में तो ये किया कि जब ये इन्होंने कहा कि हम ये एनर्जी पेट्रोलियम सेक्टर में कीमतों को प्राइस हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, तो इन्होंने डीरेगुलेट इस तरीके से किया कि कंपनियों की ही एडवाइजरी कमेटी बना दी, वही मतलब डिसाइड करती थी रेट्स का। देखें ना, अब खुद ही मार्केटिंग कंपनीज हैं, खुद ही रेट डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही, तो उन्होंने अपनी मर्जी के जो वो चाहते थे जिस तरीके से उन्होंने चाहा कभी रेट बढ़ा दिए, कभी, यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि खरबूजों की राखी के लिए उन्होंने खुद ही उनको को बिठा दिया। तो इस तरीके से तो बात नहीं होती। लेकिन अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त पावर पॉलिसी बनाई थी, अगर उस पर सही तरीके से अमल दरामद होता तो पाकिस्तान 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करता, बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट करते, लेकिन उसकी भी एक ये था कि ये इतनी बिजली हम करेंगे क्या, तो उसमें एक कंडीशन थी, जैसे बड़े बड़े जो पावर पर आए थे प्रोड्यूसर, जैसे गार्डन वू था, वो हांगकांग का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। मुझे याद है एक दफ़ा शुरू में वापडा हाउस में, मुझे याद है हेजल और लेरी जो एनर्जी सेक्रेटरी थी अमेरिका की, वो आई थी और उस बेनजीर साहबा का पूरा ये सिलसिला जो था रूज पे था और उसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के दावे किए गए थे। अगर वो सिलसिला चलता रहे तो डू यू थिंक इस वक्त तक हम पावर में कम से कम इंडिपेंडेंट होते? मैं ये समझता हूँ, मैं खुद भी मतलब है कि अपने पावर प्लांट्स वगैरह पर काम कर रहा हूँ। तकरीबन कोई एक फैसलाबाद में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में 300 मेगावाट। ये सीएनजी वालों का तो काम करवा दें। कल आपने अनाउंस किया कि जी 13 रुपए बढ़ा दी गई है, फिर आपने उसको वापस ले लिया, लोगों के करोड़ों रुपए लुटे गए। ये अजीब सी सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा आप भी रोल प्ले करें और गवर्नमेंट को कहें कि इस तरह जो है ये चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लें और ये तो मामला जो है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये रेगुलेटर है बेसिकली उनका अपना कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि ये बनाया तो इसीलिए था ना, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जो गवर्नमेंट वगैरह की रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज नूर मोहम्मद कसूरी साहब। टाइम आपको हम पूरा नहीं दे सके, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब बीच में आगे थे और उनकी इंपॉर्टेंट बात जो थी खासतौर पर एनर्जी के हवाले से ही हमें वो लिंक मिल गया उनकी तरफ से। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। नाजरीन, हमने पूरा प्रोग्राम जो था उसमें कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी का व्यू जो है, गवर्नमेंट का व्यू जो है वो भी आए और हमने फरजाना राजा साहबा के साथ और दूसरे लोगों के साथ रब्ता किया था, लेकिन बाद में फिर ये मटेरियलाइज ना हो सका। लिहाजा हम किसी और प्रोग्राम में इसका दूसरा व्यू भी आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरा किसानों को फ्राइडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। जुम्मतुल मुबारक के दिन इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। रखते हैं आबाद नए जज्बे नए वलवले।